एक समय की बात है, एक बहुत दूर के राज्य में वहाँ एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसकी सुंदरता अनोखी थी क्योंकि उसके लंबे लाल बाल थे और उसे गुलाब बहुत पसंद थे, और इतना कि सब लोग उसे राजकुमारी गुलाबी बुलाते थे। राज्य में हर कोई उससे प्रेम करता था। कुछ बच्चे उसके पास गुलाबों के गुच्छे लेकर आए। एक का गुच्छा लाल रंग का था, एक का गुच्छा सफेद रंग का और एक गुच्छा पीले रंग का था। राजकुमारी गुलाबी, आपको किसके गुलाब सबसे ज्यादा पसंद आए? मुझे दुनिया के हर तरह के गुलाबों से प्यार है मेरे प्रियो। और वो उन सबको गले लगाती है गुदगुदाते हुए। सब बच्चे हंसने लगते हैं। हर शाम सूर्यास्त के बाद राजकुमारी गुलाबी बालकनी पर जाती और अपने हाथों से ताली बजाती। ओह, आओ मेरी प्यारी चिड़िया। एक सुनहरा पक्षी उड़ते हुए आता, पता नहीं कहां से, और उसके कंधों पर बैठ जाता। तुरंत ही राजकुमारी के बाल चमकने लगते, तेज लाल रोशनी से। ओह, तुम सच में बहुत शरारती हो। तुम मेरे बालों से खेलना चाहती हो? जल्द ही वो पक्षी एक जादुई गीत गाने लगता और इस गाने में राजकुमारी गुलाबी भी शामिल हो जाती है और राज्य में हर कोई सो जाता है और उन्हें सुंदर सपने आते अगले सूर्योदय तक। कितनी प्यारी आवाज थी। शुभ रात्रि मेरे प्यारे, तुम्हें प्यारे प्यारे सपने आए। और इस तरह कई साल गुजरते गए। हर शाम राजकुमारी गुलाबी उस छोटी सी सुनहरी चिड़िया के साथ एक बहुत ही प्यारी लोरी गाती ताकि सभी लोग नींद में सो जाएं और उन्हें अच्छे अच्छे सपने आए सूर्योदय तक। जब तक कि एक दिन बहुत ही भयानक घटना घटी। एक दुष्ट चुड़ैल को राजकुमारी गुलाबी का पता चल गया। राजकुमारी फिर से गाती है और चुड़ैल उसके कान बंद कर देती है। ला 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 ला। मुझे ये नहीं पसंद। ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी। दुष्ट चुड़ैल ने उसे श्राप देने का फैसला किया। अब्राकडाब्रा, सिमसालाबिम, गुलाब का रंग फीका पड़ जाए। और तुरंत ही राजकुमारी गुलाबी के बाल कोयले की तरह काले हो गए। ये मेरे बालों को क्या हो गया? पर मुझे अपने लोगों के लिए गाना ही होगा। उन्हें सुंदर सपनों के साथ नींद में सुलाना होगा। पर उस शाम भी राजकुमारी गुलाबी अपनी बालकनी में गई और अपने हाथों से ताली बजाई। फिर जब वो सुनहरा पक्षी प्रकट हुआ तो उसके बाल काले होकर चमकने लगे बजाय लाल होने के। ओह, अब क्या? पक्षी अपना जादुई गीत गुनगुनाने लगा और राजकुमारी गुलाबी ने अपनी लोरी गाई। राज्य में हर कोई नींद में सो गया, पर उस रात उन्हें बुरे सपने और भयानक सपने आए। ओह, ये क्या? ये तो बहुत भयानक सपना था। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। और मुझे सब जगह सांप दिखे। मुझे सपना आया कि मैं डूब रही थी। मुझे तो अब सोने से भी डर लग रहा है। अगले दिन उदास राजकुमारी ने उस पक्षी को फिर से बुलाया और अपनी चिंता से अवगत कराया और उससे इसके समाधान की मांग की। मुझे बताओ सुनहरी चिड़िया कि मैं कैसे अपने लोगों के सपने को सूरज के उगने तक सुंदर बना सकती हूँ। काले बाल गुलाब के पानी में। काले बाल गुलाब जल में? तुम्हें लगता है कि इससे कोई फायदा होगा? राजकुमारी इस सलाह के बारे में सोचने लगी और फिर भी उसका पालन किया। उसने एक टब पानी से भरा और उसकी सतह पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर दी और फिर उसने अपने बाल गुलाब जल में धोए और फौरन वो लाल हो गए। ओहो, ये तो फिर से लाल हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उस शाम जब वो पक्षी उसके कंधे पर बैठा, उसके बालों का सुनहरा लाल प्रकाश एक बार फिर से रात के आकाश को जगमगाने लगा। राजकुमारी ने अपनी लोरी गाई और राज्य में हर कोई सो गया। उन्हें सुंदर सपने सूर्योदय तक आए। क्या वो वापस आ गई? ये दुष्ट चुड़ैल इतनी क्रोधित हो गई कि उसका श्राप तोड़ डाला गया है। उसने उसे दोबारा श्राप देने का निश्चय किया। मैं उसे अपनी शक्ति दिखाऊंगी। आब्राकडाब्रा, सिमसालाबिम, गुलाब का रंग फीका पड़ जाए।
और राजकुमारी के बाल फिर से कोयले जैसे काले हो गए। ओह नहीं, अब फिर से नहीं। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? केवल इस बार उस चुड़ैल ने पूरे राज्य के सारे खिले हुए गुलाब तोड़ लिए। वो राजकुमारी को सिसकते हुए देखती है और बहुत खुश हो जाती है। चलो देखते हैं तुम मेरा शाप कैसे तोड़ोगी। एक बार फिर उदास राजकुमारी ने पक्षी से पूछा, मुझे बताओ सुनहरे पक्षी, मैं अपने लोगों के सपने कैसे फिर से सुंदर बना सकती हूँ? और पक्षी ने पिछली बार की तरह ही वही उत्तर दिया, काले बाल गुलाब के पानी में। लेकिन मैं क्या करूं? पूरे राज्य में एक भी गुलाब नहीं बचा है। काले बाल गुलाब के पानी में। पक्षी चहचहाया और फिर से उड़ गया। ओह, मुझे छोड़कर मत जाओ। कृपया मुझे एक अलग समाधान दो। राजकुमारी को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उनमें से एक आंसू जमीन पर गिरा और उसी क्षण एक बहुत ही सुंदर राजकुमार, जो राजकुमारी की बालकनी के नीचे रुका हुआ था, उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसमें था एक लाल बाल। वो झुका और उसने राजकुमारी के आंसुओं के ऊपर वो बाल रख दिया और फिर एक चमत्कार हुआ। अचानक वो लाल बाल लाल गुलाब में बदल गया। इससे काम बन जाएगा। राजकुमार ने वो लाल गुलाब लिया और राजकुमारी के पास गया। ये तुम्हारे लिए है खूबसूरत राजकुमारी। ये गुलाब तुम्हें ये कैसे मिला? मैंने इसे बनाया तुम्हारी आंखों की बूंद और लाल बाल से। उत्साहित होकर उसने वो गुलाब लिया और अपने आंसू पोंछ दिए और इसकी पंखुड़ियां तोड़कर टब के पानी में डाली। फिर उसमें अपने बाल डुबोए और श्राप टूट गया। हर कोई हैरानी से चौंक गया। ओह, कमाल का जादू था। हे नौजवान, तुम्हें ये लाल बाल कहाँ से मिला? हे प्रिय राजा, जब राजकुमारी और मैं दोनों ही बच्चे थे, मैंने उसके सर से एक बाल तोड़ा था अपनी वफादारी के चिन्ह के रूप में, और उसने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था, मेरे सर से एक बाल को खींचकर। ये सच है पिताजी? राजकुमारी ने इसकी पुष्टि की और एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसने इसे राजकुमार के सर का एक बाल जो अंदर था उसे दिखाने के लिए खोला। हर कोई इस खबर से खुश हुआ। राजकुमार और राजकुमारी गुलाबी की शादी उसी दिन हो गई। ये जानकर कि फिर से उसका श्राप तोड़ दिया गया है, उस दुष्ट चुड़ैल का गुस्सा और दुष्टता इतनी फूल गई कि वो हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में फट गई। अंत में राज्य के हर बाग में फिर से गुलाब खिल उठे और ऐसा ही होता रहा। हर शाम राजकुमारी गुलाबी अपनी सुंदर लोरी गाती ताकि सभी लोग सो जाएं और मीठे मीठे सपने देखें सूर्योदय तक। द लिटिल मरमेड, नन्ही जलपरी। समंदर के बहुत अंदर, जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पहुँच पाती, एक बड़ा सा महल था। वहाँ राजा अपनी माँ और 6 बेटियों के साथ रहता था। जलपरियों को समंदर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी जब तक वे 15 साल की नहीं हो जाती। जैसे जैसे वे 15 साल की होती गईं, वे बाहर समंदर के जाकर देख सकती थी। जो भी जलपरी घूमकर आती, सबको बताती उसने क्या देखा। किसी ने सुंदर महल तो किसी ने सुंदर शहर देखा। सबकी बातें सुन सबसे छोटी जलपरी जल्द से जल्द घूमने की इच्छा रखती, जिसका नाम था एरियल। आखिर वो दिन भी आ गया जब एरियल भी 15 साल की हो गई। अब मैं भी इंसानों की धरती देख पाऊंगी। जलपरी ने शाम होने का इंतजार किया और जब वो समंदर के बाहर निकली, उसने एक बहुत सुंदर बड़ी सी शिप को देखा। मुझे सुंदर शिप को पास से देखना चाहिए,
नन्ही जलपरी ने अपनी सबसे अच्छी सहेली से कहा। अचानक आसमान में आतिशबाजी होने लगी, सुंदर रंग बिरंगे पटाखे फूटने लगे और रात के अंधेरे में आसमान और भी सुंदर लगने लगा। मुझे जानना है, ये क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? जलपरी शिप के पास जाकर उसे देखना चाहती थी, इसलिए वो तैरती हुई वहां पहुंची, जहां उसे खूबसूरत सी खिड़की दिखाई पड़ी, जिस खिड़की के अंदर एक सुंदर राजकुमार बैठा हुआ था, जिसका नाम था एरिक। अचानक पानी में तेज तूफान उठा और शिप पानी में भटकने लगी। तेज तूफान और बिजली की गड़गड़ाहट देख जलपरी हैरान रह गई। जब तेज हवाएं चलने लगी, नन्ही जलपरी हैरान होकर शिप को देखने लगी। तभी जलपरी अचानक देखती है कि समंदर में राजकुमार गिर पड़ा है। वह तुरंत पानी से उसे निकालकर बचा लेती है। राजकुमार बेहोश होता है। वह उसे समंदर के किनारे ले जाती है। कुछ ही देर में वे दोनों किनारे पे पहुंच जाते हैं और शिप पानी में डूब जाती है। नन्ही जलपरी ने राजकुमार की जान बचा ली, लेकिन जैसे ही राजकुमार को होश आया, वह समंदर की लहरों में गायब हो गई। उसी समय एक लड़की वहां से गुजरती है और वह राजकुमार को देख उसकी मदद करती है और अपने साथ ले जाती है। काश मैं दोबारा राजकुमार को देख पाऊं। वह तो यह भी नहीं जानता कि मैंने उसकी जान बचाई है। एरियल उदास हो गई। हर रोज नन्ही जलपरी पानी के ऊपर जाकर राजकुमार को ढूंढती, पर उसे कभी वहां राजकुमार नहीं दिखता। एक दिन महल के पास एरियल ने दोबारा राजकुमार को देखा। उसके बाद वह हर रोज उसी जगह आकर राजकुमार को देखने लगी। एक दिन नन्ही जलपरी ने अपनी दादी से पूछा, क्या इंसान हमेशा जिंदा रहते हैं? नहीं बेटी नहीं, उन्हें मरना पड़ता है, लेकिन हमारी तरह उनकी आत्मा अमर है जो हमेशा रहती है, दादी ने कहा। उसके बाद नन्ही जलपरी ने सोच लिया कि वह इंसान बनना चाहती है। मैं समंदर की जादूगरनी से पूछती हूँ, शायद वो मेरी मदद करे, एरियल ने सोचा। एक दिन एरियल समंदर की जादूगरनी से मिलने जाती है और अपनी इच्छा उसे बताती है। अच्छा, तुम राजकुमार से प्रेम करती हो, इसीलिए इंसान बनना चाहती हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बदले में तुम्हें मुझे अपनी आवाज देनी होगी, जादूगरनी ने कहा। एरियल मान गई, क्योंकि वो जल्द से जल्द इंसान बनना चाहती थी। जादूगरनी ने नन्ही परी को जादुई पुड़िया दी और कहा, इसे खा लो, तुम इंसान बन जाओगी। लेकिन याद रखना, अगर राजकुमार ने तुमसे शादी नहीं की तो तुम मर जाओगी। एरियल खुशी खुशी तैरती हुई समंदर के किनारे पहुंची और जादूगरनी की दी हुई पुड़िया को खा लिया। अचानक उसके शरीर में तेजी से हलचल हुई और वह बेहोश हो गई। जब एरियल को होश आया, उसने खुद को राजकुमार के महल में राजकुमार के ठीक सामने खुद को पाया। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? नन्ही जलपरी ने जब बात करने के लिए बोलना चाहा, उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज जा चुकी है। जादूगरनी ने उसकी प्यारी आवाज छीन ली है। लेकिन वह खुश थी, क्योंकि अब वह राजकुमार के पास थी।
राजकुमार एरियल को अपने महल में ले गया और वो साथ साथ रहने लगे। समय बीता। तब एरियल को ये महसूस हुआ कि राजकुमार उसे केवल अच्छा दोस्त समझता है, उसे प्रेम नहीं करता। एक दिन राजकुमार जल परी से बात करने के लिए जाता है और उसे कहता है, एरियल मेरी दोस्त, आज मैं अपनी होने वाली पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? एरियल ने कहा, जरूर। राजकुमार उसी लड़की से शादी करने वाला था जो उसे समंदर के किनारे मिली थी और जिसने उसकी जान बचाई थी। वापसी के दौरान उड़ने लगती है। एरियल को लगा वह ऊपर और ऊपर जा रही है, आसमान की ओर, हजारों परियों के पास। परियों से उड़ती हुई अपने आप को महसूस कर रही थी। आओ, तुम्हारा बादलों की दुनिया में स्वागत है। तुम यहाँ अपने अच्छे कर्मों के कारण आई हो। बादलों की परी ने कहा। छोटी जल परी की दुनिया और खूबसूरत हो गई थी। वह खुशी से बादलों में उड़ने लगी। आखिर उसने राजकुमार से सच्चा प्रेम जो किया था। चांद लोक में एक दुष्ट जादूगर रहता था। वह बहुत दुष्ट था। उसे अच्छे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसीलिए वह सभी अच्छे लोगों को मारकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। मैं इस दुनिया में अच्छाई को समाप्त कर दूंगा। जब भी वह किसी को अच्छा काम करते देखता तो उसे बहुत गुस्सा आता था और उसे अपने जादू से पलट देता था। मेरी आइसक्रीम गिर गई। तो तुम मेरी आइसक्रीम खा लो। जादूगर ने जादू से आइसक्रीम को सांप में बदल दिया। सब लोग इधर उधर भागने लगे। एक दिन उस जादूगर के गुरु ने उसे समझाया, छोटी छोटी अच्छाई खत्म करने से अच्छाई समाप्त नहीं होगी। दूर आसमान में परी लोग है, वहाँ की परियां नीचे आकर अच्छाई फैलाती हैं। यदि तुम उन परियों को धरती पर आने से रोक पाओ तो तुम इस धरती पर राज कर पाओगे। ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूँगा। कुछ ही दूर एक नदी थी। जादूगर ने मंत्र पढ़कर वहाँ से परीलोक जाने का रास्ता बना लिया और उस रास्ते से परीलोक पहुँच गया। अब मैं परियों को उनके परिलोक में ही बंद कर दूंगा, तभी मैं पूरी दुनिया पर राज कर पाऊंगा। कुछ दूर चलने पर उसे 2 परियां मिली। उसने उन्हें अपने जादू से बहुत छोटा बना दिया। उनकी जादुई छड़ियां छीन ली और उन्हें पिंजरे में डाली। उसने उन्हें अपने जादू से को ढूंढता और उन्हें छोटा बनाकर पिंजरे में बंद कर देता। उसने बहुत सारी परियों को छोटे छोटे पिंजरों में कैद कर दिया और गुफा में रखना शुरू कर दिया। परियों के गायब होने से परीलोक में हाहाकार मचने लगा। एक दिन रानी परी बाकी परियों को खोजते हुए बागीचे में घूम रही थी। यह अच्छाई फैलाने का काम मुझे पसंद नहीं है। अब से तुम लोग यहीं पर कैद रहोगी। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। रानी परी, क्या हम यहाँ से कभी प्यारी धरती पर नहीं जा पाएंगी? बताइए, बताइए ना। सभी परियां जोर जोर से रो पड़ी। उनके रोने की आवाज दूर बैठी दादी परी तक पहुंची। दादी पर सभी परियों की रक्षा की जिम्मेदारी थी। जब उन्होंने परियों के रोने की आवाज सुनी तो वो बोली, लगता है मेरी प्यारी परियां किसी संकट में हैं। चलो, मैं उन्हें ढूंढती हूँ। गुफा के पास पहुंचकर दादी परी ने देखा कि
कि जादूगर गुफा का दरवाजा बाहर से बंद कर रहा था। दादी परी ने जादूगर से पूछा, मेरी नन्ही परियों को छोड़ दो। सभी परियां तो मेरी कैद में हैं। तुम कौन हो? मैं दादी परी हूँ। मेरा काम परियों को तुम जैसे दुष्टों से बचाना है, समझे? अच्छा, पर तुम तो बूढ़ी हो, मेरा मुकाबला कैसे कर पाओगी? मैं तुम्हें परियों को कैद नहीं करने दूंगी। मैं उन्हें तुमसे मुक्त करा दूंगी। दोनों ने अपनी अपनी छड़ी से एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में दादी परी ने जादूगर का सारा जादू समाप्त कर दिया और उसे साधारण इंसान बना दिया। ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें एक साधारण इंसान बना दिया है। तुम्हारी सारी शक्तियाँ मैंने खत्म कर दी हैं। अब तुम यहाँ से चले जाओ, समझे? नहीं, नहीं, नहीं। दादी परी ने जादूगर को उसी नदी में वापस गिरा दिया जहाँ से वह परी लोक आया था। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम सबको मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा। दादी परी ने सभी परियों को मुक्त करा दिया और बाद में जादूगर के गुरु को एक नीली आंखों वाली परी, सोनम परी। बहुत साल पहले परीलोक की प्यारी दुनिया में सोनम नाम की एक नीली आंखों वाली सुंदर परी रहती थी। वो हमेशा अपनी सहेली मित्रा परी के साथ पृथ्वीलोक की सैर पर आती रहती थी। एक दिन सवेरे वो मित्रा परी के पास पहुंच गई। मित्रा, काफी दिन हो गए पृथ्वीलोक गए हुए, चलो आज सैर कराते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं भी तैयार हूँ। पृथ्वी के नजारे देखने का मजा ही कुछ और है। दोनों परियां साथ में धरती लोक की ओर उड़ने लगती हैं। उन्हें आसमान से बहुत ही सुंदर नजारा दिखाई देता है। बादलों के पास से उड़ते हुए उन्हें धरती के सारे नजारे अत्यधिक आकर्षित करते हैं। मित्रा, इंद्रधनुष कितना सुंदर लग रहा है। वो झरना देखो, उसमें स्नान करने का तो आनंद ही कुछ और होगा। नहाना छोड़ो, पहले तो मैं इस मीठे पानी का स्वाद लेना चाहती हूँ। चलो। दोनों परियां झरने का पानी पीकर जैसे ही मुड़ती हैं, वैसे ही उन्हें एक घोड़ा दिखाई देता है जो झरने का पानी पी रहा होता है। वहीं पास में एक सुंदर सा राजकुमार उनकी ओर आ रहा होता है। आप दोनों सुंदर परियां पृथ्वीलोक पर हमारी मेहमान हैं। मैं तो आज शिकार की तलाश में कुछ दूर ही निकल आया। भूख और प्यास दोनों लगी थी। ये झरना देखा तो सोचा अपने और अपने घोड़े मोती की प्यास तो बुझा लूं। मेरा नाम सिद्धार्थ। क्या मैं आप दोनों का परिचय जान सकता हूँ? मेरा नाम सोनम है और ये मेरी प्यारी सहेली मित्रा है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जीवन में पहली बार परियों से मुलाकात हो रही है। वो बड़े ध्यान से सोनम परी को निहार रहा था और दूसरी तरफ सोनम परी भी उसे तिरछी नजर से प्यार से देख रही थी। चलिए कुछ खा लिया जाए। इस घने जंगल में क्या मिलेगा हमें? आप लोग चलिए, मैं आपको अपने राजमहल में चलकर हर प्रकार का व्यंजन खिलाऊंगा। भोजन के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत? इतने में सोनम परी अपना हाथ उठाकर जादुई सितारा छड़ी से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के व्यंजन प्रस्तुत कर देती है। यहाँ तक कि राजकुमार के घोड़े के लिए भी व्यंजन प्रस्तुत हो जाता है। राजकुमार ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे तीनों साथ में बैठकर भोजन करते हैं। आपने सही कहा था, ऐसा भोजन तो राजमहल में भी नहीं किया। आप दोनों भी एक दिन मेरी मेहमान नवाजी स्वीकार कीजिए। राजकुमार, आपके निवेदन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ ही देर में सूर्यास्त हो जाएगा और सूर्यास्त के बाद हम लोग पृथ्वीलोक पर नहीं रहना चाहते। हम किसी दिन जरूर आएंगे। मैं आप दोनों का इंतजार करूंगा। दोनों परियां आकाश में उड़ जाती हैं। राजकुमार देखता ही रह जाता है। एक जालिम जादूगरनी सीना दूर खड़ी होकर राजकुमार को देख रही होती है। वो राजकुमार की सुंदरता पर मोहित हो जाती है। वो एक सुंदर स्त्री का भेष बनाकर राजकुमार के सामने प्रस्तुत हो जाती है। राजकुमार, मेरा नाम सीना है।
आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर करवाऊंगी। मुझे पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, राजमहल जाना है। राजकुमार, मुझे आप बहुत प्यारे लगे। मेरे साथ रहोगे तो जिंदगी भर खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। मैं तुम्हें पलकों पर बिठाऊंगी। क्षमा कीजिए, मुझे जल्दी ही जाना होगा। इतना कहकर राजकुमार ने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा तेजी से आगे निकल गया। जादूगरनी हाथ मलते रह गई। राजकुमार, तुम अभी तक मेरी सच्चाई नहीं जानते हो। तुम्हें एक दिन मैं अपना बना कर रहूंगी। कई दिन बीत जाते हैं। राजकुमार को सोनम परी का इंतजार था, लेकिन वो नहीं आती। राजकुमार फिर उसी झरने के पास घोड़े पर बैठकर पहुंच जाता है। अचानक सामने से सोनम परी एक सुंदर राजकुमारी के रूप में आकर खड़ी हो जाती है। राजकुमार उसे बड़े ध्यान से देखता है। मैं जानती हूँ राजकुमार, आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे। सोनम, तुम्हारे पंख कहाँ गए? मैं राजकुमारी बनकर आई हूँ। तुम्हारी आंखें नीली क्यों नहीं हैं? क्या तुम्हें नीली आंखें ज्यादा पसंद है? हाँ, मुझे नीली आंखें बहुत पसंद हैं। वो भी सोनम परी की नीली आंखें ही मुझे ज्यादा पसंद हैं। क्या मतलब? तुम मेरी सोनम परी नहीं हो, तुम जादूगरनी सीना हो। मुझसे विवाह करो। कदापि नहीं। जादूगरनी सीना ये जान जाती है कि राजकुमार उसे पसंद नहीं करता। वो गुस्सा हो जाती है। जाओ, तुम यूनिकॉर्न बन जाओ, चारों तरफ भटकते रहो। राजकुमार यूनिकॉर्न बन जाता है। जादूगरनी वहां से चली जाती है। इतने में सोनम परी आकाश मार्ग से वहां आ जाती है। यूनिकॉर्न दौड़कर सोनम परी के पास आ जाता है और उसका हाथ चाटने लगता है। सोनम परी भी उसे प्यार करती है। आपने मुझे पहचान कैसे लिया? मन की आंखों से। आप सचमुच मुझे बहुत प्यार करते हो। आपको यूनिकॉर्न किसने बनाया? एक दुष्ट जादूगरनी सीना ने। मैं जब उसका नहीं बना तो उसने मुझे यूनिकॉर्न बना दिया। हे राजकुमार, मैं रानी परी से कहकर आपको फिर से राजकुमार बना दूंगी। मैं अभी जा रही हूँ। सोनम परी आकाश से उड़ते हुए रानी परी के पास पहुँच गई। उनसे एक चमत्कारी मोती लेकर यूनिकॉर्न बने राजकुमार के पास आ गई। उसने मोती के चमत्कार से यूनिकॉर्न को फिर से राजकुमार बना दिया। दोनों बहुत खुश हो गए। जादूगरनी फिर वहां आ गई। तुम राजकुमार बन गए तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि सोनम परी को देखने लायक भी नहीं रह जाओगे, अंधे हो जाओ। राजकुमार की आंखों की रोशनी चली गई और वो अंधा हो गया। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। राजकुमार, चिंता मत करो। मैं अपनी आंखों की रोशनी तुम्हें देकर तुम्हारी जिंदगी रोशन कर दूंगी। नहीं नहीं सोनम परी, ऐसा मत करो। मैं अंधा हो गया तो क्या हुआ? अब मैं तुम्हारी आंखों से दुनिया देख सकता हूँ। रानी परी वहां उपस्थित हो जाती है और अपने जादुई चमत्कार से जादूगरनी को कैद कर देती है और उसका जादू नष्ट कर देती है। जादूगरनी, प्यार छीनने का नाम नहीं है, बल्कि त्याग और समर्पण का दूसरा नाम है। सोनम परी और राजकुमार, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और सच्चा प्यार करते हो। सच्चे प्यार को कोई हरा नहीं सकता। ये लो, तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ रही है। अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह सोनम परी से हो जाता है और वो सुखमय जीवन बिताने लगते हैं।